गैस्ट्रुलेशन स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर वो स्टेज है जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी बताई थी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि दोबारा से अगर रिव्यू कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो एक मैस ऑफ सेल यानी बॉल ऑफ सेल है, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूला। मॉड्यूला के अंदर जो सेल्स हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनर मैस सेल। बाहर जो लेयर थी ये वाली, इसको क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, फिर यही सेल दोबारा से माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं और ये एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाते हैं, ये जो सेंटर में है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डिस्क सेंटर में आ गई और ऊपर भी एक कैविटी बन गई और नीचे भी एक कैविटी बन गई। ऊपर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं? हाइपोब्लास्ट। अब ऊपर जो कैविटी है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक सैक, और नीचे वाला जो होता है वो होता है यॉर्क सैक। ऐसे ही था, ये तो हमने कल देख लिया था। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है इसे बोलते हैं एपीब्लास्ट। अब एमसीक्यू में याद रखना है कि एपीब्लास्ट जो है इससे 2 लेयर्स बनेंगी, एक एक्टोडर्म और एक मेसोडर्म, और ये जो हाइपोब्लास्ट है इससे बनेगी एंडोडर्म। कैसे बनती है अब ये मैंने आपको बताना है। अब होता ये है, ये एक और व्यू आप देख लें, ये वही बाहर के सेल्स हैं, ये इनर मैस सेल है, वही चीज आ गई। ये वैसे ही ये 2 लेयर्स हैं, ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाली लेयर है जिसको मैं क्या बोल रहा था? एपीब्लास्ट। अब ये जो एपीब्लास्ट है इसके दरमियान में एक बारीक सी लाइन बनना शुरू होती है। ये लाइन जो है आगे से स्टार्ट होती है और ये पीछे की तरफ को जाती है, कुछ इस तरह से ये गहराई सी बनती है। इस लाइन को हम कहते हैं प्रीमिटिव स्ट्रीक। क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। अब प्रीमिटिव स्ट्रीक जो बनती है ये क्यों बनती है? उसकी वजह ये होती है कि यहां से जो सेल्स हैं यानी एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो प्रीमिटिव स्ट्रीक में आके गिरते हैं, इस नाली में आके गिरते हैं, और गिरने के बाद ये नीचे आप रेड कलर में शो हो रहा है, यहां पे आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। समझ आ गई? तो जब यहां पे असल में क्या होता है, यहां पे होते हैं एपीब्लास्ट में होते हैं मेसोडर्मल सेल्स। कौन से सेल्स? वो मेसोडर्मल सेल नाली में गिरने के बाद यानी प्रीमिटिव स्ट्रीक में गिरने के बाद यहां पे इकट्ठे होना शुरू हो। जब सारे के सारे मेसोडर्मल सेल नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो 3 लेयर्स मुकम्मल हो जाती हैं। अब ऊपर वाली जो लेयर है अब उसको आपने बोलना है एक्टोडर्म, जो दरमियान वाली लेयर है उसको अब आपने बोलना है मेसोडर्म, और ये जो आखिरी जो लेयर बनेगी इसको क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। और मैंने पहले ही कहा था कि एपीब्लास्ट से 2 लेयर्स बनती हैं यानी वो कन्वर्ट हो जाएंगी, एक एक्टोडर्म में और एक मेसोडर्म में। बात समझ में आ गई? इस बारीक सी लाइन को क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव स्ट्रीक। अंदर की तरफ को ये गहराई आती है तो सेल्स उसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? मुझको तो नहीं लगी बात? अच्छा, उसके बाद जी अब प्यारे बच्चों ये जो जर्म लेयर्स हैं एमसीक्यू में याद रखना, इनको प्रीमिटिव टिश्यूज भी कहते हैं। प्रीमिटिव वही हमेशा, प्रीमिटिव का वर्ड हमेशा से एक ही रहा, कदीम। अब जारी सी बात है क्योंकि इन लेयर से आपके फ्यूचर में बॉडी के ऑर्गन्स बनने हैं, तो अभी ये क्या कहलाएंगे? प्रीमिटिव टिश्यूज। बाद में ये डेवलप टिश्यूज में कन्वर्ट होंगे क्योंकि इनसे बनने हैं बॉडी के ऑर्गन। अब ये जो लाइनें हैं ये 3 मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि ये लाइनें छोड़ने वाली नहीं है एमसीक्यू के लिए। एक्टोडर्म जो है फ्यूचर में जाके आपके नर्वस सिस्टम में और एपिडर्मिस ऑफ स्किन में कन्वर्ट होगा, यानी आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो इससे बनेगा और स्किन जो है इससे बनती है। उसके बाद एंडोडर्मल सेल से क्या बनता है? आपका एपिथेलियल लाइनिंग, अंदर वाली जो लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, पूरी खुराक की नाली की, किससे बनेगी? एंडोडर्मस से। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अंदर की दीवारें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यूराइनोजेनिटल सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मैंने क्या बताया था? जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से थे? पेंक्रियास था, लिवर था, ऐसे ही है ना? तो वो ग्लैंड्स भी इन्हीं से ही बनते हैं एंडोडर्मिस से। इसी तरह बाकी जो भी इल्जाम है वो किस पे लगाना है?
जैसे अगर कोई पूछ ले ये स्केलेटल मसल किससे बनता है, तो आप कहेंगे जी मीजोडर्म से। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले मस्कुलर सिस्टम किससे बनता है, तो आप किस पे इल्जाम लगाएंगे, मीजोडर्म से। तो ये दो ऊपर वाले याद कर ले, बाकी जो इसमें नहीं आएगा वो ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगा, वो मीजोडर्म में आ जाएगा। बात फॉलो कर गए। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन के बनने को, ऑर्गन जेनेसिस फॉर्मेशन, तो ऑर्गन के बनने को हम लोग कहते हैं, और ऑर्गन के बनने के सिस्टम को डेवलपमेंट के दौरान कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला ये आपका एमसीक्यू आ गया, ऑर्गन बनने में जो सबसे पहला ऑर्गन बनने जा रहा होता है, जब मेजर फर्स्ट मेजर इवेंट, वो होता है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन यानी ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बनना, सबसे मेजर इवेंट किसी भी इंसानी बच्चे में नर्वस सिस्टम बनना जो फर्स्ट मेजर इवेंट में आएगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारा नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। और ये भी मैं बता चुका हूं ये किससे बनता है, एक्टोडर्म से। वही बात दोबारा आ गई, ठीक होगी बात। तो ये आपने, अब ऑर्गेनोजेनेसिस में हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन जो है अगेन वही बड़ी आसान सी बातें है, थोड़ा जहन लगाना है बस आपने। सबसे जो ऊपर वाली लेयर थी उसको हम क्या कहते थे, याद आ गया? जब ये नीचे लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर कौन सी रह जाएगी, एक्टोडर्म। दरमियान वाली कौन सी, मेसोडर्म। और सबसे नीचे वाली, तो नर्वस सिस्टम किससे बनता है, एक्टोडर्म से। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है एक्टोडर्म, समझ आ गई? एक्टोडर्म जब ये है, नीचे इसके है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आप लोग भूल गए होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी को स्टिफ रखा जा सके, स्ट्रेट रखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। ये भी मैंने फर्स्ट ईयर में आपको किंगडम एनिमेलिया में पढ़ाया था। कुछ में नोटोकॉर्ड बनती है, गायब हो जाती है, कुछ में नोटोकॉर्ड बनती है, हमेशा रहती है, और कुछ में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में। यानी बस बात यह है कि हर वर्टिब्रेट के अंदर नोटोकॉर्ड बनती है, ठीक है। अब इस नोटोकॉर्ड के ऊपर ये देखें, ये है जी एक्टोडर्म। क्या है, एक्टोडर्म। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि ये नोटोकॉर्ड के जो सेल्स हैं ये ऊपर एक्टोडर्म को सिग्नल्स देते हैं। क्या देते हैं, सिग्नल्स देते हैं। सिग्नल देने की वजह से एक्टोडर्म थोड़ी सी थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है। जब ये थिक हो जाए, नोटोकॉर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा है एक्टोडर्म का, तो इस हिस्से को कहते हैं न्यूरल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरल प्लेट। एक्टोडर्म का ही नाम क्या पड़ गया, न्यूरल प्लेट। लेकिन सारी एक्टोडर्म नहीं, कौन सा हिस्सा बताया, नहीं, नोटोकॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा। क्योंकि सिग्नल किसने दिए थे, नोटोकॉर्ड ने। किसको सिग्नल दिए थे, एक्टोडर्म को। वो हिस्सा क्या हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया। इतने से पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरल प्लेट बोलेंगे। बात फॉलो कर गए? फिर अगर आप गौर करें कि न्यूरल प्लेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ को फोल्ड होना शुरू हो गई, तो ये न्यूरल प्लेट थी, पहले क्या हो गई, थिक हो गई। पहले थिन थी, अब क्या हो गई, थिक। फिर न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ को नीचे जाने लग गई। इन्वेजिनेशन। अब इन्वेजिनेशन की वजह से क्या हुआ कि ये अंदर की तरफ को जाने लग गई। ये जो सुपीरियर एंड्स हैं, सुपीरियर कहते हैं ऊपर वाले हिस्से, ये एक दूसरे के पास आना, न्यूरल प्लेट नीचे और ऊपर वाले हिस्से जुड़ना शुरू हो गए। नजर आ रहे हैं आपको? यानी ये जो था ये नीचे चला गया, और ये जो सुपीरियर पार्ट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास आना शुरू हो गए हैं। और जब ये नीचे की तरफ को आ गए तो क्या हुआ कि ये इनसे अलग हो गई, और ये क्या बना दी, इसने एक मुकम्मल ट्यूब बना दी। बात फॉलो कर गए? तो इस तरह से एक ट्यूब बना दी, बिल्कुल सिमिलरली इस तरह से करके कि पहले ये अंदर की तरफ को गया, अंदर की तरफ को गया, और सुपीरियर पोर्शन इकट्ठे होने लग गए, और दोनों जुड़ गए आपस में। तो जुड़ गए तो क्या बना, ये बन गए न्यूरल ट्यूब बन गई। ये न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? नहीं समझ रही तो पूछ लो। समझ आ गई? तो ये न्यूरल प्लेट, और बाद में ये दोनों एक्टोडर्म जो ब्लू कलर की नजर आ रही हैं ये आपस में जुड़ गई दोबारा से, और ये जो हिस्सा था ये पर्पल कलर का, ये से अलग हो गया। समझ आ गई? तो ये बन गई है हमारे पास न्यूरल ट्यूब।
न्यूरल ट्यूब के दो सुराख होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ये आगे वाला सुराख तो आपको नजर आ रहा है, इसकी बैक साइड वाला नजर नहीं आ रहा। ये कुछ इस तरह से होगा, आगे से भी है और ये पीछे से भी है, ऐसे करके। लेकिन दोनों के डायामीटर में फर्क होता है, आगे वाला थोड़ा बड़ा है, पीछे वाला। ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये शुरू में ट्यूब खाली होती है, बाद में इसमें सेल्स भर जाते हैं। ये बड़े वाले हिस्से से ब्रेन बनता है और पीछे वाले हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड बनती है। समझ आ रही है बात की? तो ये आप लोगों ने बताना है। और जब ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है तो हम कहते हैं कि द फिनोमेना ऑफ न्यूरोलेशन जो है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने का जो अमल है, वो ह्यूमन में कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई?